हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे इस सेशन में। लीगल एप्टीट्यूड इसके लिए ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दैट वीडियो इज ऑन यूट्यूब। और अब हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस। पूरी सीरीज है ये, इसमें हम लोगों ने बिजनेस कॉम का, करंट अफेयर्स, सारे ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। एंड सुपर प्रॉफ्स के ऑनलाइन कोर्स में ये अराउंड 10 मॉक टेस्ट का पूरा डिस्कशन सारा इंक्लूडेड है। एंड ऑल द ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियोज आर ऑल्सो देयर। ठीक है, सो विल वेट फॉर जस्ट 2 or 3 more minutes फॉर मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। मीनवाइल आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग अभी कितनी तैयारी कर चुके हैं। चैट का ऑप्शन है उसमें, तो मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग अभी कब एग्जाम देने की सोच रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुके हैं। कितनी अभी तक आप लोग तैयारी कर चुके हैं? अच्छा, सब लोग सी एस सी ई टी दे तो रहे हैं ना? नवंबर में अटेम्प्ट दे रहे हैं या नहीं? टेल मी विद यस और नो। यस, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और कॉन्सेप्ट, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट कितना आते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कितनी है हमको? लॉजिकल रीजनिंग किसको अच्छा लगता है? इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग, आप लोगों को अच्छा ही नहीं लगता? अच्छा चलिए, हम लोग ऐसा करते हैं, आज का ये सेशन करेंगे और फिर मुझे बताइएगा कि जिस जिसको अच्छा नहीं लगता, क्या ये सेशन के बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, एक और चीज बता दूं, इस सेशन के अंदर ये हर तरह के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, चाहे वो उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे। और उसका रीजन ये है कि टेस्ट को टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करते टाइम ना, मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल स्नेहा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करूंगी। ठीक है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप थ्योरी पार्ट अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस कर रही हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में ही बात करें, सबको समझ आ जाएगा? हिंदी लैंग्वेज वुड वर्क फॉर एवरीवन? यस, ओके। देखिए, आप लोग जितना इंटरेस्ट लेंगे और जितना मेरे को फीडबैक देंगे ना कमेंट्स के थ्रू, मुझे उतना ही पता चलेगा कि आप लोगों को सेशन समझ आ रहा है, आप लोगों को क्वेश्चंस में कोई डाउट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो दैट वुड बी मच मच बेटर। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अभी तक ये पहला सेशन अटेंड कर रहे हैं या पहले भी अटेंड कर चुके हैं, बट सुपर प्रॉफ्स का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल का, इसको आप अपनी ऐप में या फिर ऐप में सर्च भी कर सकते हैं, सुपर प्रॉफ्स। ठीक है, तो आप वहां पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे सेशंस की अपडेट वहीं पर मिलती रहेगी। ठीक है, कब टाइम टेबल में कौन सा सेशन है, क्योंकि पूरी मॉक टेस्ट सीरीज तो हमारी चली रही है, दो दो मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो है थ्योरी पार्ट भी मोस्टली मंडे से सुपर प्रॉफ्स थ्योरी पार्ट भी पढ़ाना शुरू कर रहा है सेशंस में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो जरूर डिस्कस होंगे। तो 5:30 बजे का ही सेशन है, लेकिन इवन अदरवाइज उसका शेड्यूल जो है ये टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है हमको। ठीक है, तो आइए और अपना आराम से पढ़िए। अनदर थिंग, देखिए सी एस ई टी में स्पेशली कल प्रोफेसर दिवे आए थे, उन्होंने भी यही बताया था कि आप जिन सोर्सेज से पढ़ रहे हैं फ्री में, उनका बहुत ध्यान रखिए।
ठीक है, उनकी वो सोर्सेज जेन्युइन होने चाहिए, उन सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। सुपर प्रॉफ्स इतने सालों से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो इनका कंटेंट जो है वो सही होगा। माई सेल्फ आई एम जूही गुप्ता, आई एम द सीईओ ऑफ सुपर प्रॉफ्स। मैंने एमबीए करा है, फाइनेंस मार्केटिंग दोनों डुअल स्पेशलाइजेशन थी। ऑपरेशंस मेरा माइनर था, ठीक है। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी करी हुई है। सीएस प्रोफेशनल में आईटीएसए का सब्जेक्ट मेरा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप देखेंगे तो मैंने पढ़ाया है। तो आप ये समझिए कि आप जिस भी रिसोर्स से पढ़ रहे हैं वो रिसोर्स क्रेडिबल होना चाहिए, चाहे फ्री में पढ़ें चाहे कोर्स खरीद के पढ़ें, ठीक है। हमें ज्यादा वीडियोस या ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में कुछ गलत नहीं सीखना है, ठीक है। चलिए अब और डिले नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट। चलिए, mock test 1, logical reasoning part. Okay. Question says A and B are young ones of C. मतलब C जो है वो कोई पेरेंट हुआ, ओके, और A and B जो हो गए आपके सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, राइट। इफ C इज द फादर ऑफ A, मतलब C हो गए फादर, ठीक है, बट B इज नॉट द सन ऑफ C, ठीक है। अब देखिए, B इज नॉट द सन ऑफ C मतलब सन नहीं है, तो जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन या तो सन हो सकते हैं या फिर डॉटर हो सकती है, करेक्ट। तो इफ बी इज नॉट द सन बट चाइल्ड है तो व्हाट इट इज, इट्स डॉटर। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, डॉटर एंड फादर, दिस इज द करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और वैसे भी देखिए, यंग वंस हैं तो बेसिकली ये चिल्ड्रन हुए, ठीक है, सी पेरेंट है, तो नेफ्यू एंड अंकल, नीस एंड अंकल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। नन ऑफ दीज और डॉटर एंड फादर में था, तो ये आप लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्शन ये है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। आपके वो स्टेटमेंट्स क्या क्या दे रखी हैं और आपको देखना है, एक्सेप्ट द फैक्चुअल assumptions रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन इवन इफ यू बिलीव दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको लगे कि जो ऐसे क्वेश्चंस में जो फैक्ट दे रखा है वो गलत है, तो भी यू हैव टू अज्यूम कि जो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। तो पहले बोल रहे हैं चीज इज बैड फॉर पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल, और सेकंड है सुमीत डज नॉट ईट चीज, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दोनों चीजें ट्रू हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है नीचे वो इसके साथ मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है। नन ऑफ द अबव लास्ट में आना चाहिए ऑप्शन, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल डू नॉट ईट चीज। तो हो सकता है ये सही हो, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर चीज पीपल विद हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बैड है, इन लोगों के लिए अगर चीज इज बैड तो हो सकता है वो ना खाते हो, राइट, इट, तो भी ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हाई ट्रॉल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसलिए नहीं खाता, देयर आर मल्टीपल रीजंस। इन दोनों स्टेटमेंट से ऐसा कहीं भी नहीं है कि सुमित को हाई कोलेस्ट्रॉल है इसलिए वो चीज नहीं खाता, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। और इसी तरह ये भी नहीं लिखा हमें सुमित की हेल्थ के बारे में नहीं हेल्थ के बारे में नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि वो चीज किस रीजन से नहीं खाता, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि बी ऑप्शन हमें लग रहा है कि हाँ ये लॉजिकली फ्लो करता है, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 280 oranges are divided among some boys and girls whose total number is 50, ठीक है। मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर 50 है और 280 टोटल ऑरेंजेस हैं, ये 50 बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइडेड है, so that each boy gets 5 oranges, okay, and each girl gets
7 oranges. ठीक है. Now the number of girls is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है. आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी. ठीक है. मान लीजिए बॉयज को आप बोलते हैं बी और गर्ल्स को मान लीजिए आप बोल रहे हैं जी. ठीक है. तो बेसिकली आप हर बॉय को 5 ऑरेंज दे रहे हैं, तो मतलब एवरी बॉय हैज 5 ऑरेंजेस. ठीक है. और हर गर्ल को आप 7 ऑरेंज दे रहे हैं, मतलब एवरी गर्ल हैज 7 ऑरेंज. तो जितने भी टोटल होंगे अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने ऑरेंजेस बचेंगे हमारे पास? तो हमारे पास बचेंगे टोटल ऑरेंजेस 280. राइट, क्योंकि हमने हर बॉय को 5 ऑरेंज दिए और हर गर्ल को 7 ऑरेंज दिए. ठीक है. और दूसरा इक्वेशन क्या है? और दूसरा इक्वेशन है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50. तो मतलब B प्लस G. ठीक है. नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 50. ठीक है. अब देख लीजिए आपको ये दो इक्वेशंस बन गई हैं. ठीक है. यहाँ से आप क्या अज्यूम कर सकते हैं? देखिए जब आप गर्ल्स को उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास बचेगा 50 माइनस जी इज इक्वल टू बी. करेक्ट. राइट हैंड साइड पे ये ऐड हो रहा है, तो जब आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास b का वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 50 माइनस जी. करेक्ट है. अब मैं क्या करूंगी, मैं इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू चेंज कर दूंगी. ठीक है. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचती है? 280 इक्वल्स 5 इंटू 50 माइनस जी. b को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? इस वाली वैल्यू से 50 माइनस जी. ठीक है. प्लस 7g. ओके. फाइनली हमारे पास, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसका क्या मतलब होता है? इनटू, मतलब पहले 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 250 आ जाएगा, माइनस 5 विद जी तो 5g आ जाएगा, प्लस 7g. बेसिकली फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद आप क्या करेंगे? हम यहाँ तक आ गए. एक बार स्नेहा, मैं मैं दोबारा से आपके लिख लिए ये देती हूँ. वाला क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. ठीक है. बेसिक इक्वेशन से हम लोग दोबारा कर रहे हैं. ओके. तो शायद अब आपको समझ आ जाएगा. देखिए सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन में, हम उसके बेसिस पर देखते हैं कि हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हम उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, मोर देन लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है. तो अब हम इक्वेशंस बना लेते हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि देखिए 50 हैं टोटल गर्ल्स और बॉयज, मतलब द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज टोटल विल बी 50. ठीक है. तो गर्ल्स प्लस बॉयज का नंबर हो जाएगा 50. और जितने हम लोगों ने ऑरेंजेस जो हैं, गर्ल्स को हमने एक एक गर्ल को 7 ऑरेंज दिए हैं, मतलब गर्ल्स के पास कितने हो गए ऑरेंज? 7 इंटू जी. और बॉयज के कितना? एक एक बॉय को 5 ऑरेंज दिया है, तो नंबर ऑफ बॉयज अगर बी है तो हर बॉय को 5 ऑरेंज दे रखे हैं, मतलब 5 इंटू बी. ठीक है. तो उस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब हम इक्वेशंस बनाते हैं. अ, इशिका, हाँ आपको सारे लाइव सेशंस यहाँ पर मिलेंगे. प्रियांश, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? चैट पर लिख दीजिए. ओके. तो अब हम लोग इक्वेशन से कंटिन्यू करते हैं. देखिए 7 ऑरेंजेस गर्ल्स को दे रखे हैं और 5 ऑरेंजेस बॉयज को दे रखे हैं. ये हो गए हमारे टोटल 280 ऑरेंजेस. करेक्ट. इससे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज मिल जाएगा. दूसरी इक्वेशन है कि गर्ल्स के नंबर प्लस बॉयज के नंबर हैं टोटल 50. ठीक है. इससे हमने वैल्यू निकाल ली कि बॉयज की वैल्यू इज 50 माइनस जी. अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? 7g प्लस 5 इंटू 50 माइनस जी. इस b की वैल्यू को हमने इस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दिया. ठीक है. तो 5 इंटू 50 माइनस जी इज इक्वल टू 280. इस वैल्यू को इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते रहेंगे. 5 इंटू 50 इज 250
-5 into g is 5g equals 280. ठीक है, अब देखिए 7g और 5g को हम कर सकते हैं, 5g को माइनस करना है हमने 7g में से, तो बचेगा हमारे पास 2g, और 280 में जब हम इस 250 को अगेन उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस, तो बचेगा 2g इक्वल्स टू 30, मतलब g इज इक्वल टू 15। सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है ये, तो गर्ल्स का नंबर क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, therefore the answer is option A. Fifteen is the correct answer. ठीक है, टुडे इज मंडे आफ्टर 61। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कई लोग आप लोग जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से सॉल्व करके चैट पे लिखिए, देखते हैं किस किस को आंसर आता है। ठीक है, चलिए। इट विल बी, देखिए जब आप एक वीक की बात करते हैं, ठीक है, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, और अगर आज मंडे है, जब दोबारा मंडे आएगा दैट वुड बी द 8th डे, करेक्ट। तो मतलब ये कि अगर आप 8 का मल्टीपल ढूंढेंगे 61 के अराउंड, तो वो हो जाएगा 56। ठीक है, तो आज से लेके 56th डे जो है दैट वुड बी अ मंडे, करेक्ट। तो ये हो गया 56, अब आपको निकालना है 61 डे पे क्या होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो द आंसर इज सैटरडे। ठीक है, सिंपल है ये निकालना, दोबारा बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा निकालना है कि आपको किसी मतलब किसी भी दिन कौन सा वीकडे पड़ेगा, तो आपको जो भी दे रखा है आप उसको 8 से कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ये दे रखा होता ट्यूसडे है, मंडे की जगह ट्यूसडे भी होता, तो आप फिर भी इसको 8 से कर लेते, और फिर ट्यूसडे 8 से मल्टीप्लाई करके जो भी इसके आसपास मल्टीपल आएगा, ठीक है, जैसे 56 आ गया, ठीक है, तो फिर वहां से आप काउंटिंग करते ट्यूसडे से। मैं दोबारा समझा देती हूँ, एक वीक में 7 डेज होते हैं, मतलब सेम डे रिपीट होगा 8th डे पे। क्लियर है? अब क्योंकि 8th डे पे रिपीट होगा, तो अगर मुझे वीक मतलब कौन सा वीक डे है वो निकालना है, तो मैं जो भी मेरे को डे है मैं उसको 8 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लूंगी। ओके, एंड 8 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने डेज बाकी होंगे मैं उसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो देयरफॉर इसका आंसर इज सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दो इवेंट्स है हमारे को, ठीक है, दो इवेंट्स दिए हुए हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, और हमें बताना है कि इफेक्ट और क्लॉज क्या है। ठीक है, मतलब इफेक्ट मतलब जिसकी वजह से, इफेक्ट मतलब द फाइनल इफेक्ट, मतलब किसी और चीज की वजह से ये जो है आपका फाइनल एक्ट हुआ है। ओके, तो इवेंट ए कह रहा है कि कंपनी एक्स इज ओपनिंग एन ऑफिस इन सिटी वाई, कंपनी जो है एक अलग सिटी में ऑफिस खोल रही है फॉर मार्केटिंग द कंपनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इवेंट बी बोल रहा है कंपनी एक्स हैज चॉक डाउन, जो ये कंपनी है ये कुछ एक्सपेंशन प्लान बना रही है ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है एग्जिस्टिंग प्लांट्स में वो बढ़ा पाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो दे रखा है ये बता रहा है कि जो एक रीजन दे रखा है, ठीक है, ये किसी चीज का तो कॉज लग रहा है या एक स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की। ठीक है, और ए जो है ये डेफिनेटली किसी चीज का तो इफेक्ट है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने अपने मार्केटिंग, लेकिन किसका, जैसे यहाँ पर लिखा है टू मार्केट द कंपनीज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, मतलब ये इफेक्ट तो जरूर है लेकिन इसका इफेक्ट नहीं है। हो सकता है कि कंपनी एक्स ने ये भी सोचा हो कि वो मार्केटिंग भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है,
तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इफेक्ट तो है, बी इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द इफेक्ट, ये तो करेक्ट है, लेकिन बी जो है उसका कॉज नहीं है। बी इज नॉट इट्स इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस बहुत शांति है, क्या दिक्कत है? क्या आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन समझ नहीं आ पा रहे हैं? अब मुझे बताइए कि क्या आपको इशू लग रहा है, ताकि मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। जो भी प्रॉब्लम है लेट मी नो। कोई इशू नहीं है यार, थोड़ा मतलब सेशन चल रहा है, इंटरेस्टिंग बात कीजिए अच्छे से, बताइए कि क्या दिक्कत लग रही है। चलिए नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताऊंगी। सोनल पूछ रहे हैं मैम, हाउ टू चेक whether द गिवन स्टेटमेंट इज कॉज और इफेक्ट। स्नेहा को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे हैं। स्नेहा देखो, मैं एक बात बता दूं, लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग जितना अपना जनरल नॉलेज यूज कर सकते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जो डेली लाइफ के काम रहते हैं, उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ योर डेली लाइफ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन? अब इसमें अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी तो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर जैसे आप वीक की बात कर रहे हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, हमें सबको पता है। ठीक है, और वीक में अगर 7 डेज होते हैं तो हम हर हफ्ते देखते हैं कि 8th डे जो है वो डे रिपीट होता है, वीक डे। 8th डे वीक डे रिपीट होता है, तो इसमें तो कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल मैथ्स क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन को तो मैंने मैथ्स का सॉल्व करके दिखाया ही है। ठीक है, और जो इफेक्ट और कॉज है, सोनल आपका क्वेश्चन करेक्ट है। आप पूछ रहे हैं कि एक चीज जो है वो कॉज है या इफेक्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगी? ठीक है, अब मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि एक स्टेटमेंट है कि जूही हैज फॉलन इल। ठीक है, और बी स्टेटमेंट है जूही इज ऑन लीव टुडे। अब आप लोग मुझे बताइए कि स्टेटमेंट ए और बी जो है, इसमें से कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, या ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है? आई वांट ईच ऑफ यू टू राइट ऑन द चैट कि आपके हिसाब से करेक्ट चीज क्या है इसमें। बताइए, कॉज क्या है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी में, इफेक्ट क्या है, या फिर ये दोनों इंडिपेंडेंट है? गलत होने से कुछ नहीं होता। अच्छा, आपको गलत भी लग रहा है ना, तो आप केवल मेरे वाले नाम पे चैट कर दो, एवरीवन को मत भेजो, सिर्फ मुझे चैट कर दो। श्वेता को लग रहा है इंडिपेंडेंट। अच्छा, ए इज कॉज एंड बी इज इफेक्ट। ध्रुव भी कह रहे हैं बी इफेक्ट है। ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने एक बहुत सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल लिया, तो आप सबको समझ आ गया कि भाई कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। श्वेता आप कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिकल मीनिंग लग रहा है वो ये लग रहा है कि क्योंकि ए इज सिक, मतलब क्योंकि जूही की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए शी इज ऑन लीव। ठीक है ना? हाँ, देखिए लॉजिकल रीजनिंग का ये मॉक टेस्ट का पहला ही डिस्कशन है, अभी तक कॉन्सेप्ट का कोई थ्योरी नहीं हुआ है। एंड इवन मोर रीजन आप लोगों के लिए आगे के सेशंस अटेंड करना है। देखिए मॉक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मंडे से थ्योरी वाले सेशंस में आइए। ठीक है, आपको थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कुछ 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 थ्योरी पढ़ाई जाएगी, तो थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ऐसे सेशंस में नहीं होता है, तो प्लीज आप लोग कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, उससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा।
ठीक है, चलिए दीपिका कोई बात नहीं। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉज और इफेक्ट जो क्वेश्चन था इनिशियली कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, दैट इज कि आप उनको जनरली अपने लाइफ, जैसे आप डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशंस करते हैं उस तरह से उनकी मीनिंग्स को समझिए। ठीक है, जब आप सेंटेंसेस के मीनिंग्स को समझेंगे कि उसमें क्या बता रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है। ठीक है, ये आपको डिडक्टिव रीजनिंग जो आपके स्टडी मटेरियल में दे रखी है, आपको डिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये सबको आंसर आ जाना चाहिए। मून इज टू सैटेलाइट देन अर्थ इज टू, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, इसका क्या मतलब होता है कि ए इज टू बी, मतलब ए और बी का जो रिलेशन है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ ध्यान दीजिएगा, ए और बी का जो भी रिलेशन है इज टू, ठीक है, मतलब इक्वल, सेम रिलेशन सी इज टू डी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मून और मून सैटेलाइट का क्या रिलेशन है कि मून इज अ टाइप ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो अर्थ इज अ टाइप ऑफ व्हाट, प्लैनेट। सबने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, जब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, तो आपको ये सारे आंसर्स भी आ जाएंगे और इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, वो वाली मीम्स कितने लोगों ने देखी है, वो जो जैसे बोलते हैं कि सीए स्टूडेंट या सीएस स्टूडेंट या सीएमए स्टूडेंट का बर्थ, ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, डेथ, ऐसे मीम्स आती है ना, या बर्थ, फिर एग्जाम प्रिपरेशन एंड सीएस क्लियर्ड और फिर डेथ। तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई केवल केवल सीएस ही पढ़ पाए हम लोग, पूरे सीएस क्लियर कर लिया और फिर हमारी एज हो गई। ऐसे फनी मीम्स होती है, मुझे वो फनी नहीं लगती, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आप सब लोग जो हैं, व्हेन यू विल यू नो पे अटेंशन, आप लोग जब पूरी मेहनत से और अटेंशन से ये एग्जाम्स पढ़ेंगे ना, तो एकदम 2-3 साल जो बेसिक टाइम है उसी में आप लोगों के ये सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। सो आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। अरे अरे, एंग्री क्यों है भाई, मतलब फेसबुक पे गगन जी एंग्री क्यों है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन इशिका ने बता दिया, ऑप्शन बी है। क्या बाकी लोगों को ये क्लियर है? कैसे होगा क्लियर, देखिए सबसे पहले क्या आता है, बर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या, पढ़ाई करेंगे या शादी करेंगे, डेथ और फ्यूनरल तो लास्ट में ही आएगा, फ्यूनरल एंड में होगा। ठीक है, फ्यूनरल कब होगा, जब डेथ हो चुकी होगी। और बर्थ के बाद मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करते हैं कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद शादी कर लेंगे। किसी और के कोई और इरादे हो तो भाई थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, पर मेरे हिसाब से पहले तो एजुकेशन ही करें तो बेटर है, राइट। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले बर्थ मतलब 1, उसके बाद एजुकेशन मतलब नंबर 5, उसके बाद मैरिज नंबर 4। ऑप्शन ही नहीं है यार, ऑप्शन में तो बर्थ एक ही ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, और ऑप्शन उसके बाद यहाँ पे दे ही रखा है, तो बर्थ के बाद सीधा डेथ तो होगी नहीं। So therefore option D is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए assertion और रीजनिंग। मतलब क्या है कि assertion होता है कि एक फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट मान लीजिए या एक स्टेटमेंट दे रखी है, ओके, और रीजन जो है, इनके हिसाब से ये स्टेटमेंट या ये जो फैक्ट है, ये किस वजह से हुआ है, उसका रीजन इज द रीजन। ये भी कॉज और इफेक्ट जैसे सिमिलर क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर दे रखा है फैक्ट या असर्शन है, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड इंडियन रेलवेज। देखिए ये तो ट्रू फैक्ट है, ठीक है, पर दूसरा रीजन है, द ब्रिटिश वर keenly interested in India's economic development। अब इस सेंटेंस में या इस ऑप्शन में हम देखें तो हमें
इसके हिसाब से यही लगेगा कि आर इज द करेक्ट explanation of A, ठीक है। लेकिन we all know from history that ब्रिटिश ने इंडियन रेलवे इसलिए बनाया था ताकि वो अपना बिजनेस जो है, जो ट्रेड है, वो आराम से कर पाए, ठीक है। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो इंडिया के ऊपर रूल ही क्यों करते, राइट। So the answer B is correct. A is true, but R is false. Okay. Option B is the correct answer. A is true, but R मतलब reason correct नहीं है, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि सब लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि रीजन इज करेक्ट, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बट हिस्टोरिकली वी नो कि आर इज फॉल्स। ब्रिटिश वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ब्रिटिश ने इंडियन रेलवे इसलिए डेवलप किया था ताकि वो लोग अपना जो ट्रेड है, ठीक है, सामान को इधर उधर भेजना, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, उसको आराम से कर पाए, ताकि वो आसानी से ट्रैवल कर पाए विद इन इंडिया, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है और लगेगा भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड नर्सिंग which have as many letters between them as in the alphabet। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर देंगे, इसकी वर्डिंग जो है वो क्लियर नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज study the following digital letter symbol sequence and answer the following questions given below। अब इसमें देखिए आपको कई सारे लेटर्स दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं which of the following is sixth to the left of 18th element from the left। क्या लिखा हुआ है लेफ्ट लेफ्ट, दो तीन बारी, नंबर भी दो दो दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान है करना। कैसे, देखिए जो भी आपको स्ट्रिंग दे रखी है ना, उस पर आप नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, कि कौन कौन सा नंबर क्या है ये निकाल लीजिए, ठीक है। ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, 15 16, ये 17 हो गया, 20, टोटल 30 कैरेक्टर्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा होता है वहां से आप शुरू करेंगे। टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट ये हो गई साइड, ठीक है, दिस साइड इज लेफ्ट, और लेफ्ट से 18th एलिमेंट देखना है आपको। तो हमने क्या कहाँ तक काउंट किया था, 17th ये है, दिस इज द एलिमेंट 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हमने निकाल लिया इज 1। पर क्या ये हमको आंसर देना है, इज दिस द करेक्ट आंसर? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके आगे, सॉरी, क्योंकि इसके आगे एक पार्ट और है। एंड व्हाट इज दैट पार्ट? दैट पार्ट सेज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट तो हमने निकाल लिया क्वेश्चन को ब्रेक करके, कि ये एलिमेंट जिसका हमको सिक्स टू द लेफ्ट निकालना है इज 1, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब क्या ये क्वेश्चन सिंपल हो गया कि 1 यहाँ पर है तो इसके सिक्स्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट में मतलब हम इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कौन सा हो गया, 8। अगर आपको रफ वर्क करने के लिए पेज भी नहीं दिया जाएगा तो क्या हम ये कैलकुलेशन, क्या ये मैथ्स हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, ठीक है। या फिर एक और इसका आसान तरीका बताती हूँ। देखिए आपको पता है कि ये टोटल नंबर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30, ये तो ऐसे गिन के हम निकाल सकते हैं ना कि 30 है। अच्छा, अब 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब पहले से 18th, ठीक है,
और 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18, मतलब अगर आप यहाँ से 18th पे जा रहे हैं और फिर माइनस आपको वापस आना है तो 18 माइनस 6 कर देंगे तो 12th एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है ना सिमी? तो हमको मतलब 12th एलिमेंट ढूंढना है, और 12th एलिमेंट तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये वाला आसान नहीं तरीका है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शंस का सेंस होगा अगर, ठीक है, कि लेफ्ट से पहले एलिमेंट कैलकुलेट करना है 18th और फिर वापस उसके लेफ्ट में जाना है तो 18 माइनस 6 मतलब 12th एलिमेंट निकालना है, और फिर एक ही बार आप स्क्रीन पे कैलकुलेट करके इसका आंसर करेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिए, चाहे आप इजी तरीके से कैलकुलेट करके करें या फिर आपको अगर दिक्कत हो रही है कैलकुलेट करने में, नहीं समझ आ रहा है कि भाई माइनस करना है प्लस करना है, तो सिंपली स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड और मतलब उनको काउंट करके भी ये आंसर निकाल सकते हैं। दोनों तरीके सिखा दिए मैंने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। कोडिंग वाले क्वेश्चन ना मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे। देखिए एक लैंग्वेज है, देखा स्नेहा, मैंने कहा था ना आपको सेशन के स्टार्टिंग में कि धीरे धीरे आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझ आ जाएंगे, ठीक है। सचिन है और सचिन को हमने कोड किया है कैसे, RZBGHM, ठीक है। सचिन को हमने कोड कर रखा है ऐसे, ठीक है। तो हाउ इज रॉजर कोडेड इन दैट कोड। अब ये कह रहे हैं कि इसी कोड में रॉजर को कैसे कोड किया है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम कहें कि सचिन के साथ अगर आर है, एस को आर है, तो फिर यहाँ पर भी एस होना चाहिए था। तो रॉजर को अगर कोड करना है तो आप कहें क्योंकि यहाँ पर आर इज एस तो यहाँ पर भी हम बोल दें कि ये भी एस होगा, पर ऑप्शन में एस तो दे ही नहीं रखा, ऑप्शन में एस तो दे ही नहीं रखा, तो फिर मतलब ये वाला लॉजिक तो सही नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे वाले सेंटेंस को जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए और जेड दे रखा है, ठीक है, और सी और बी दे रखे हैं, मतलब इसको कैसे वो कोड कर रखा है। अब आप इनको देख के अगर आगे सोचेंगे तो देखिए आर जो है एस के पहले आता है, जेड ए के पहले आता है, बी सी के पहले आता है, जी एच के पहले आता है, एच आई के पहले आता है और एम एन के पहले आता है। मतलब क्या कि इन्होंने जो भी ओरिजिनल वर्ड है उसके एक एक लेटर पहले वाले को लेके कोड कर दिया है, ठीक है ना। उसके एक एक लेटर पहले को कोड कर दिया है। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं रॉजर की, राइट, तो आर के पहले क्या आएगा यार, अब इतना अल्फाबेट तो सभी को याद होगा, राइट, क्यू। ओ के पहले क्या आएगा, और उसमें भी अगर आपको शीट भी नहीं दे रखी तो देख लीजिए क्यू है, ठीक है, चारों ऑप्शन में है। ओ के पहले आता है एन, एन भी वैसे भी सारे ऑप्शन में दे रखा है। जी के पहले आता है एफ, ठीक है। तो अब तुम्हारा ई ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया, एफ बचा। ई के पहले आता है डी, तो ई के पहले डी केवल इस वाले ऑप्शन में दे रखा है, आर दोबारा से क्यू हो ही जाएगा, ठीक है। केवल ई के बेसिस पर आपका ये सारा आंसर निकल जाएगा। पर फिर भी देखिए ई के बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट मत मारिएगा, पूरे वर्ड को ही कोड कीजिएगा, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट हमेशा हमसे ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर डी भी दे रखा है, ई और एफ का डिफरेंस है केवल, ठीक है। तो कभी भी शॉर्टकट नहीं मारिएगा, प्रॉपर टिप्स प्रॉपर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे तो गलत होगा ही नहीं। तो रॉजर इज व्हाट, क्यू एन एफ डी क्यू। क्लियर हो गया? ओके, तो देखो हमें पता भी नहीं चला और हमारा एक तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, 11 क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट में, और हमने ये 11 के 11 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। इन 11 क्वेश्चंस में से अगर आपको दिक्कत भी होगी तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्वेबल नहीं होंगे। इसके अलावा ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्वेबल। 2 घंटे का टाइम है आपके पास, ठीक है। 35 क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस हमको अगर इतना एक्सप्लेन करने के बाद आधा घंटे में हो गए, तो जब आप पढ़ेंगे या एग्जाम कर रहे होंगे
तो आधा घंटे से तो कम में ही हो जाएंगे ये 11 क्वेश्चन। 1.5 घंटा आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड के लिए फिर भी बचेगा। आप समझ रहे हैं, एग्जाम में स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ याद करना है, लीगल एप्टीट्यूड में टाइम लग रहा है, तो भी आप ये 11 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जल्दी से आसानी से कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन हैं। 30 मिनट्स में आपका लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। फिर आराम से अपने लीगल एप्टीट्यूड को पढ़िए, याद कर लीजिए, राइट। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में अटक भी रहे हैं, तो भी 5 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन पे मत स्पेंड कीजिए टाइम। ऑलराइट, बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, वरना क्या होगा, ज्यादा क्वेश्चंस बचेंगे ना, तो आपको आंसर्स आते भी होंगे, तो भी आपको लगेगा कि भाई मेरे से नहीं हो जाएगा। हाँ दीपिका, आप ऐसी चैट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, सपोर्ट जो है वो यूजुअली तो पेड स्टूडेंट जो कोर्सेज जिन्होंने एनरोल कर रखा है उनको लिए होता है। बट इवन अदरवाइज आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। ठीक है, आप राइट टू support@superprofs.com पे अपना ईमेल करके भेज दीजिए। ठीक है, एंड जस्ट मेंशन कि यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम मी, और या फिर गाइडेंस चाहिए आपको, जो भी आपका इशू है आप बता दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है कि एक आध दिन में मैं रिप्लाई कर दूं, बट मोस्टली हो जाएंगे क्वेश्चंस। बिजनेस कॉम के भी मॉक टेस्ट मैंने डिस्कस करे हुए हैं, एंड वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको CSEET की जो पूरी प्लेलिस्ट, हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट है वो शेयर कर रही हूँ। अभी आज सैटरडे है, संडे में आराम से आज और कल में सारे ये मॉक टेस्ट जो हैं ढंग से पढ़ के आइए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जब मंडे से जब थ्योरी होगी, उसमें हम फिर से याद करेंगे कि हमने कब कौन सा मॉक टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन एप्लीकेबल था। ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू आप भी काफी सारे अपने कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये रही प्लेलिस्ट का लिंक, इसमें ये वाला। हाँ देखिए, जब लॉजिकल रीजनिंग जैसा जो सब्जेक्ट है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। स्नेहा को भी अब इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आगे से, आई एम प्रिटी श्योर। दीपिका को भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। हाउ डू आई इंक्रीज माई स्पीड? देखिए, प्रैक्टिस, स्पीड जो है प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होगी। ठीक है, और स्नेहा इज स्माइलिंग, स्नेहा इज ऑल हैप्पी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? ICSI ने हमें 10 मॉक टेस्ट दिए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छी तरह से कवर होते हैं। ठीक है, इन मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि ये सुपर प्रोस वाले कोर्स में 10 क्वेश्चन 10 मॉक टेस्ट के सारे सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, वैसे उनके साथ अगर आप डिस्कस करेंगे, उनके साथ अगर अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद उनसे रीचेक करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी और स्पीड भी बढ़ेगी। ऑलराइट, देखिए, चाहे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे मुश्किल सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हम CSEET की बात करें स्टार्टिंग लेवल में, या बिजनेस कम्युनिकेशन, हमें लगता है यार इंग्लिश का क्या मतलब पढ़ें अब। बट ये सब्जेक्ट्स जो है, ये इतना डेली हमारी लाइफ में इतना एप्लीकेशन होता है इनका, कि बहुत जरूरी है कि हमें ये सारी चीजें पता हो। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जब कंपनीज हायर करती हैं, दे लुक फॉर पीपल हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक सब्जेक्ट जो आप सोचते हैं कि यार ये तो केवल 35 मार्क्स का है, मैं इसको क्या पढूं, 35 क्वेश्चन है, इसमें 2 घंटे लगाऊंगा, ऐसे ही पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, लेकिन वो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इतना होता है कि आपकी आगे हायरिंग रिक्रूटमेंट तक आपको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, राइट। तो बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, बट उनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, दैट इज ह्यूज। अच्छा, सत्यम ने ये व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर किया है। दिस इज फॉर CSEET या CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर भी अपडेट्स एंड वो सब मिलती रहती है, प्लेलिस्ट लिंक्स, अपडेट्स। ओके,
Any other question? किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप, जी हाँ, आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट support@superprof पे भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप बस नाम मेंशन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सेशन में आए थे आप, एंड क्वेरी लिख दीजिए। वी विल एंटरटेन योर क्वेरी, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। हाउ मच आवर वी विल गिव फ्रॉम टुडे फॉर लॉजिकल रीजनिंग? अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि आप देखिए, एक मॉक टेस्ट होता है, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं तो आप एक मॉक टेस्ट को आधा आधा करके 2 दिन में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इशिका, उस लिंक पे क्लिक कीजिए या उस लिंक को कॉपी करके अपने मोबाइल में खोलेंगे तो अपने आप ऐड हो जाएगा। व्हाट्सएप के साथ खोलेंगे तो, या वेब व्हाट्सएप खोल लीजिए, ठीक है। सिमी, आप टाइम टेबल इस तरह से बना सकते हैं कि आप रोज के रोज 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद जो है उसमें 1 घंटे आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे काम हो जाएगा। मॉक टेस्ट जो है ये वाला प्रैक्टिस के लिए आपको आईसीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, मैं लिंक भेज देती हूँ। या ऐसा करूंगी मैं, अभी सेशन का टाइम हो रहा है, मैं सारे मॉक टेस्ट का लिंक प्रॉपर्ली ब्लॉग पे डाल के और वीडियो की प्लेलिस्ट बना के टेलीग्राम के ग्रुप पे भेज देती हूँ, ठीक है। सिमी, आपको अगर टाइम टेबल भी चाहिए, एक स्टडी प्लान टाइप चाहिए, तो आप सपोर्ट पे लिख दीजिए एंड वी विल हेल्प यू विद अ प्रॉपर स्टडी प्लान। ऑलराइट, जिन लोगों को भी स्टडी प्लान की जरूरत है, पीपल हु फील कि स्टडी प्लान से उनको हेल्प मिलेगी, प्लीज राइट टू अस एंड वी विल ट्राई टू सेंड यू अ स्टडी प्लान जो कि आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाए। ओके, कंप्लीट कोर्स बाकी अवेलेबल है ही, सो यू कैन स्टडी दैट आल्सो। ऑलराइट, परफेक्ट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, विद इन 1 आवर हम लोग वहां पर सारे, हाँ हाँ, जो स्टडी प्लान होगा दैट विल बी कंप्लीट फॉर CSEET। ओके, ऑब्वियसली वो सुपर प्रॉफ्स के कोर्स के हिसाब से होगा, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या सुपर प्रॉफ्स कोर्स में भी आ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। हाँ, विद इन, देखिए टाइम टेबल में थोड़ा टाइम लग जाएगा, स्टडी प्लान तो मिल जाएगा, बाकी सेशन का टाइम टेबल एंड ये प्लेलिस्ट और मॉक टेस्ट का लिंक वो हम लोग अभी शेयर कर देंगे विद इन 1 आवर। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो अटेंटिव। अच्छे से आप लोगों ने सेशन अटेंड करा, सबको आंसर भी पता था। नाउ आई विल, कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको थ्योरी ही कोर्स में ही पढ़ना पड़ेगा स्नेहा, कॉन्सेप्ट के लिए कोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट से थोड़ा बहुत हमको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ही हो पाएगा, मॉक टेस्ट डिस्कशन से सारा काम तो नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग सेशन एंड बीइंग सो अटेंटिव, ठीक है। अब हम मंडे को मिलेंगे, जो भी CSET के सेशन लेंगे सेम टाइम पे, मोस्टली 5:30 PM ही होगा। अपने आप आ जाएगा कीजिए 5:30 पे, ये जो ज्वाइन वेबिनार वाला लिंक है ना, उसको अपने आप ज्वाइन कर लिया कीजिए। CSET, CS फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए कुछ ना कुछ सेशन चल ही रहा होता है, ओके। वो 3 इडियट्स में पढ़ा था ना हमने कि जो हमारा हीरो था वो किसी भी क्लास में बैठ जाता था, क्योंकि भाई नॉलेज ही तो है, ज्ञान ही तो है, जाके सुन लो, पढ़ लो। फाउंडेशन के लिए अगर 5:30 बजे सेशन हो रहे हैं तो प्लीज आइए और ज्ञान सुनिए। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, 1-2 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ही तो पढ़ लेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस, फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आई विल वेंड इट अप नाउ।